नमस्ते दर्शकों, मैं नंदिनी देशमुख, पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ कार्यक्रमों की। सुशील गावंडे साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। रोल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस इन मेडिकल फील्ड यानी कि वैद्यकीय उपचारों में सह उपचारों का योगदान, इस विषय को लेके आज हम ये पैनल डिस्कशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं देवयानी जी आपके तरफ कि हमारी दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी समस्याओं के बाद वो एक कार्डियोथेरेपिस्ट या ऑन्कोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। जैसे कि मैंने कहा कार्डियो यानी हार्ट और लंग्स से रिलेटेड चीज़, तो हार्ट या लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, आपको रिसेंट हार्ट अटैक आया हो, केवल दवाइयों से आपको छुट्टी किया गया हो अस्पताल से, या फिर एंजियोप्लास्टी की गई हो, एंजियोग्राफी की गई हो, या एंजियोग्राफी के अंदर में कुछ ब्लॉकेजेस आए हैं जो कि दवाइयों से होने वाले हैं या कुछ व्यायामों से होने वाले हैं, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, या फिर वाल्व का जो रिप्लेसमेंट होता है वो हुआ हो, इन सारे केसेस में बीपी, शुगर, इन सारे केसेस में कार्डियो रेस्पिरेटरी जो थेरेपिस्ट होते हैं इनका महत्व होता है। साथ में श्वसन क्रिया के होने वाले रोग जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, इन सारी चीज़ों में भी फिजियोथेरेपिस्ट यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में जो कोविड आया था, कोविड-19, उसके वजह से फेफड़ों में परमानेंट ऐसी कुछ डिफॉर्मिटीज आ गई हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनसे जूझने के लिए भी 3-3 साल तक फॉलोअप के लिए अभी भी पेशेंट्स, फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स को ज़रूरी पड़ती है फिजियोथेरेपी। ये आईसीयू से स्टार्ट होती है और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इन तीनों चारों फेजेस में होते हुए पेशेंट को डिपेंडेंसी से निकालती है, यानी दूसरे पर निर्भर होने से खुद इंडिपेंडेंट होने पर एग्जैक्टली लाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है लाइफ में, कि मैं यहाँ से एक छोटी सी चीज़ उठाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ रही है जो कि कल तक मेरे से हो रहा था। तो ये चीज़ को करने के लिए अगर आपके दिल की और श्वसन क्रिया की क्षमता अच्छी है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। साथ ही में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, सर्जरी के बाद तुरंत बाद कुछ फिजियोथेरेपी होती है, बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान भी फिजियोथेरेपी का महत्व होता है, और साथ ही में जब काफ़ी समय बाद लिम्फेडिमा यानी सूजन हाथ या पैर, इस तरीके की सूजन आती है, तो उसके लिए भी लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट की वगैरह ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इन चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि भाई ये जान बच गई है, लेकिन देखिए शतायु होना इम्पोर्टेंट है या सुखायु होना इम्पोर्टेंट है। जब इन दोनों में चॉइस मिले तो हम में से सब बोलेंगे कि सुखायु होना ज़रूरी है। तो ये सुखायु होने में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बच तो जाएंगे लेकिन उस जो बची हुई लाइफ है, उस जो ईयर्स है आपके लाइफ के, उसके अंदर अच्छा आपको जीवन मिलना चाहिए। ये एक रोल होता है सारी फील्ड्स में, न्यूरो, ऑर्थो या कार्डियो, इनका एम यही होता है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं देवयानी मैडम ने हमें बताया है कि जो इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी फील्ड जो है बहुत बहुत मदद करती है। और शायद हमें किसी को ये मालूम नहीं है कि अस्थमा होने के बाद, ब्रोंकिएक्टिस होने के बाद या आपके एंजियोप्लास्टी के बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। तो जैसे कि एक कार का टायर ख़राब हो गया और टायर लगाने से जो है कार अच्छे से नहीं चलेगी, वो टायर लगाने के बाद उसका ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है वो ऑयलिंग का काम जो है वो फिजियोथेरेपी करती है। चाणक्य आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी समस्या होने के बाद मरीजों ने न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? काफ़ी साल तक ये समझ था कि अगर पैरालिसिस हुआ है तो ही हमें फिजियोथेरेपी लेना है। धीरे धीरे करके ये जो अवेयरनेस है लोगों में बढ़ रहा है कि उसके अलावा भी काफ़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनको न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, न्यूरो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। उसमें आते हैं पार्किंसन की कंडीशन। काफ़ी सालों तक ऐसा था कि जैसे जैसे आयु बढ़ रहा है वैसे वैसे
काम करने में धीमापन बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल है, बट ऐसा नहीं है। अब रिसर्च बोलता है कि ये कुछ ना कुछ आपके शरीर में बीमारी हो सकती है या मस्तिष्क से कुछ हो सकता है, जिसे हम काफ़ी बार पार्किंसोनिज्म भी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, वो काम जो है वो अपने नॉर्मल स्पीड में करे, जितना अच्छे से कर पाए उतना अच्छे से करे, ज़्यादातर गिरे ना, तो उन सब चीज़ों के लिए हम न्यूरो फिजियोथेरेपी देते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको डिलीवरी के वक्त कुछ का प्रॉब्लम हो जाए, मस्तिष्क में उतना ऑक्सीजन पूरे ना, डिलीवरी के बाद जिसे हम पोस्ट नेटल बोलते हैं, उसके बाद कुछ ब्रेन में हिमरेज हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ऐसे भी काफ़ी पेशेंट्स को तुरंत डिलीवरी के बाद या बर्थ के बाद हम न्यूरो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिनमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन आता है, जिसमें गर्दन पकड़ना है, खुद से बैठना है, हाथ या पैर हिलाना है। ये सब चीज़ों में भी न्यूरो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है। ऑफकोर्स पैरालिसिस या लकवे के अगर कोई पेशेंट है, उनमें न्यूरो फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स और उनका रोल बहुत बड़ा है। बट अगर आपका कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, उनके स्पाइन में इंजरी हुआ है जिससे दोनों पैर काम नहीं कर रहे या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, उनमें भी न्यूरो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है। साथ ही में अभी देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी करके एक कंडीशन है जिसमें हमारे हाथ या पैरों में जो सेंसेस है या जो हमें कम महसूस होना जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें हो जाती है या हाथ या पैर बराबर काम नहीं कर रहे, उसके लिए भी हम फिजियोथेरेपी का उपयोग करके उसका भी रोल बहुत बड़ा है और उसे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे जितनी भी फील्ड्स हैं सर, ये काफ़ी जगह पे इंटरकनेक्टेड हैं। बराबर। एक पेशेंट जो आता है ना, वो एक बीमारी लेके नहीं आता है। जी। जैसे अगर मेरे पास कोई बाईपास सर्जरी करके पेशेंट आया हुआ है, तो उसकी पीठ में, कंधे में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मसल बैलेंसेस होते हैं साथ में, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट है तो मैक्सिमम टाइम उसको 20-25 साल से 15 साल से डायबिटीज होता है, तो न्यूरोपैथी डेवलप हो गई रहती है। तो एक थेरेपिस्ट को ये सारी चीजों को लेके चलना होता है, क्योंकि हम हर छोटी चीज के लिए 4 जगह पे नहीं जा सकते। बराबर। तो अगर ये भी कोई पेशेंट देखते हैं बीपी शुगर वाले, जो इनके पास भी आते होंगे या सर के पास भी आते होंगे, तो उनको वो हार्ट का ध्यान में रखते हुए ही थेरेपी ये सब कर। जब मेरे पास अगर कोई पैरालिसिस वाला हुआ पेशेंट जिसको अभी हार्ट अटैक आया है, तो मुझे भी उनके तीनों एस्पेक्ट्स देने होते हैं। इसलिए जो बेसिक कोर्स है उसके अंदर हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है। स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली हायर लेवल स्पेशलाइजेशन। बराबर। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया और चाणक्य आपने भी। तो हमें ये दर्शकों को ये समझना है कि सिर्फ पैरालिसिस के बाद जो है वो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है। पैरालिसिस के अलावा भी काफ़ी बीमारियां, जैसे पार्किंसोनिज्म है उन्होंने बताया है, या कोई एक्सीडेंट के बाद कोई तकलीफें आती है उसके लिए जो उन्होंने बताया, बच्चों में जन्म के बाद जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज आते हैं उसमें उन्होंने बताया है, साथ में ही डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, झुंझुनी आती है, हाथ पैर अच्छे से नहीं चलते, उसके लिए। तो ऐसे विभिन्न जो है समस्याओं के साथ हम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। तो हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो सुधीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और आप हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो प्लीज़ आप दीजिए। एक बार एक न्यूरो सर्जन ने मुझे क्लिनिकल फ़ोटो लेने के लिए इन्वॉल्व किया था, क्योंकि उनके यहाँ फॉरेंसिक सर्जरी करने आए थे। पेशेंट के दोनों बच्चे डॉक्टर थे जी, और वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मैंने विटनेस किया, रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद वो पैरालाइज हो गए जी। तो पेशेंट को नेचुरली बोले, अरे फिजियोथेरेपी तू ही चालू कर दी इसकी। तो वो पेशेंट बहुत डिप्रेस था कि बोला मैं तो चल के आया था और डॉक्टर ने मुझे मार डाला जी। मतलब ऑल नेगेटिव थिंग्स नेचुरली, क्योंकि वो तो उम्मीद से आया था। अब उसको ये मालूम नहीं कि जान बची ये लाखों पाए। एनीवे, तो उसकी हमने जैसे 8-15 दिन वो हॉस्पिटल में था, फिजियोथेरेपी चालू कर दी। बाद में वो घर गया तो घर में मैंने 2-2.5 महीने उसको रेगुलर बेसिस पे लिखा। फिर वो इतना ठीक हो गया कि ही हैड टू जॉइन द ड्यूटी। अब ड्यूटी 10 से 5 बजे होने से फिर कोई टाइम ही नहीं फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो मैं मेरा क्लिनिक क्लोज करने के बाद 9-9:30 बजे उसको जाते थे, 20 मिनट के लिए फिजियोथेरेपी देता था जी। कि अभी आपको आगे ये करना है, ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो। एंड फाइनली ही कम्प्लीटली रिकवर्ड कि 3 महीने के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन किया तो वो चलती गाड़ी से उतर सकता था। जो पूरा आदान गया था वो इतना लेवल तक आ गया, और उसमें कोई बोल नहीं सकता कि इसको कुछ हुआ था, एक्सेप्ट द स्कार दैट ही कैन सी। बहुत अच्छी, यानी उस मरीज को भी और आपको भी ढेर सारी बधाई है।
हीरा मैडम, अगर आप कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस देना चाहे तो प्लीज़ दीजिए। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक लॉन्ग टर्म थेरेपी है, बहुत दिनों तक चलती है। जी जी। इसमें पेशेंट के रिलेटिव की और थेरेपिस्ट की खुद की धीरज की बहुत कसौटी जी, लगती है। पेशेंट को बहुत धीरे धीरे थेरेपी देना पड़ता है, वन टास्क एट अ टाइम करना पड़ता है जी। और उसे उसका हौसला बढ़ाकर उसको उम्मीद दिखाकर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जो एक बहुत ही कठिन और कठिन एक चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग। तो पर जब रिजल्ट्स आते हैं तब मन को बहुत अति आनंद मिलता है। आनंद मिलता मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर लोग तो मेडिसिन देते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पेशेंट को अपने पैरों पर स्वावलंबी रूप से घर जाते हुए देखता है। जी। तो मुझे यही कहना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होपलेसनेस, इट कन्वर्ट्स होपलेसनेस इनटू होप, कांट इनटू कैन एंड इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। बहुत तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि 17 मैं भंडारा जनरल हॉस्पिटल में थी, 17 साल की लड़की का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसका दाहिना पैर अबाउनी एम्पूट करना पड़ा। उसके बाद उसे मुझे रेफ़र किया गया। तो 17 साल की लड़की का जब पैर कट गया तो उसने पूरा ही जीने का हौसला छोड़ दिया था। वो कह रही थी कि मुझे मार डालो। उसके बाद मैंने उसे काउंसलिंग की, उसे धीरज बढ़ाया और उसे ये समझाया कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तेरा एक पैर और 2 हाथ अभी भी सक्षम है, तेरा दिमाग भी अच्छा है। तो मैंने उसे काउंसलिंग की, हौसला बढ़ाया और उसे आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए रेडी किया। उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी और 6 महीने बाद वो लड़की खुद आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे चलने लगी। ये उसका शारीरिक रिहैबिलिटेशन मतलब फिजिकल रिहैबिलिटेशन था। उसके बाद उसे नर्सिंग कोर्स कराया, हैंडीकैप कोटा में उसे वही हॉस्पिटल में सिस्टर की नौकरी मिल गई। ये उसका आर्थिक स्वावलंबन हो गया। उसके बाद उसकी शादी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हो गई और आज उसका 10 साल का बेटा है। ये इसका सामाजिक और इमोशनल रिहैबिलिटेशन हो गया। तो मुझे यही कहना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक होलिस्टिक थेरेपी है जिसमें एक इंडिविजुअल की एक समस्या अपन नहीं सॉल्व करते, उसका शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और फाइनेंशियल और सामाजिक ये सारी मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है। तो अपने को एक इंडिविजुअल को ट्रीट करना है तो उसे ये सारे एस्पेक्ट्स करने पड़ेंगे। तो यही ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे कि दर्शकों आप समझ सकते हैं कि मैडम ने बताया कि धीरज बहुत ज़रूरी है, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके जो इफ़ेक्ट्स है तुरंत नहीं दिखते हैं। एक डॉक्टर एक मरीज के साथ कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए रहता है, पर मुझे लगता है थेरेपिस्ट महीनों तक, सालों तक जो है पेशेंट के साथ जुड़ा रहता है और कुछ दिनों के बाद उनका रिश्ता एक मरीज और डॉक्टर का ना रहते हुए एक दोस्त का, एक फ्रेंडशिप का हो जाता है। अभी और ऐड में करना चाहूँगी जी कि मेडिसिन में एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगी, मेडिसिन एड्स डेज टू लाइफ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एड्स लाइफ टू डेज। बहुत अच्छे बताया। और आपने वो भी अच्छा बताया कि होपलेसनेस को होप में कन्वर्ट करना, कांट को कैन में कन्वर्ट करना, ये बहुत अच्छा बताया है। देवयानी जी, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को अगर कोई एडवाइस करना चाहते तो प्लीज़ कीजिए। एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, उसमें से एक सिंपल सा और बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस मैं देना चाहती हूँ। बीपी और शुगर ऐसी चीज़ है कि कई बार कंट्रोल में नहीं होती है दवाइयाँ, और आज के जो हमारा लाइफस्टाइल है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है कि इसकी वजह से बीपी शुगर आम बात हो गई है। ऐसे एक पेशेंट थे जिनका बीपी जो है वो अनकंट्रोल था, मतलब दवाइयों से बाद भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल नहीं होता था। बाद में शुगर्स भी उनकी काफ़ी हाई रहती थी तो उन्हें रोज़ाना इंसुलिन लेना पड़ता था। तो ऐसे में उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट ने कार्डियक रिहैब सजेस्ट किया था। तो जब हमने उनको, और यूजुअली एक बात सजेस्ट की जाती है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, तो वॉक करिए। लेकिन वॉक के दौरान क्या चीज़ें हार्ट में आ रही है इसका किसी को अंदाज नहीं होता है। साथ ही में जो वॉक करना होता है वो केवल एक एक्सरसाइज है। ये इस तरीके से कि जब हम लोग किसी को खाना परोसते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई रोटी खा लो या फलानी सब्जी खा लो या सिर्फ दाल चावल खा लो, तो इससे हमारे सारे घटक नहीं मिलेंगे, वो एक बैलेंस्ड डाइट नहीं होगा। जब एक थाली में सारे चीजें होती है तभी हम उसको बोलते हैं कि थाली है, इसमें सारा न्यूट्रिशन आया है। वैसे ही जैसे खाने की थाली होती है वैसे एक्सरसाइज की एक थाली होती है जिसमें सिर्फ वॉकिंग नहीं होता है, वॉकिंग के साथ साथ कई सारे एलिमेंट होते हैं जो सारे मिला के आपको प्रोग्रेस देते हैं। तब जब ये पेशेंट काफी सालों से वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनका कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो इन्हें कार्डियक रिहैब में हम लोगों ने एनरोल किया और उसके अंदर जब हमने ईसीजी मॉनिटरिंग लगा के उनको एक्सरसाइजेस करवाई तो हमने पाया कि कुछ बीच में
कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि पेशेंट को भी नहीं पता चलते हैं और हम लोग बाहर से नहीं समझ सकते हैं। Okay. तो जैसे ही कुछ हार्ट में अरिथमियाज या चेंजेस आने लग गए तो हमने हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया, उन्होंने हार्ट के लिए कुछ अलग दवाइयाँ बदल के दी और हमने रूटीन में एक्सरसाइजेस उनको दिए मॉनिटरिंग के अंडर में, ईसीजी मॉनिटरिंग के अंडर में। और फिर हमने देखा कि एक दिन उनका फ़ोन आता है कि मैडम आज हम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो तब हमने उनसे कहा कि आप घर में आपका शुगर चेक कर लीजिए और बीपी चेक कर लीजिए। तो बीपी ड्रॉप था, शुगर ड्रॉप था, पेशेंट परेशान थे, लेकिन हम लोग खुश थे क्योंकि बीपी ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्ट कर रही है। उनको घर में बेसलाइन होम मैनेजमेंट करने के लिए कहा और जब हॉस्पिटल आए इन्फॉर्म किया तो सर ने, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनका बीपी का डोज भी कम कर दिया और जो उनका इंसुलिन था वो इंसुलिन का गोली पे आ गया। अच्छा। और अभी वो कंटिन्यूस 2-3 महीने उनका रिहैब चला अच्छे से और उन्होंने अभी उनका जो बीपी की दवाई है वो अल्टरनेट डे हो गई है, मतलब एक दिन की आड़ में हो गई, काफी कम डोजेस पे, काफी कम जो कि अभी उनका मेंटेनेंस डोज है। पेशेंट काफी खुश है, हम लोग काफी खुश हैं। तो ये एक चीज ऐसी है कि बहुत सेटिस्फेक्शन देती है कि एक दवाई से हम लोग ऐसी नेचुरल चीज पे आ गए हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिकली अपने घर में कर सकते हैं अगर हम उसको मेंटेन कर। नहीं, बहुत आपने अच्छा बताया, आपको भी बधाई और आपके मरीज को भी बधाई। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं रह सकता है, दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज, डाइट भी उसका बहुत महत्व रखता है। और एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हम मदद लें तो सच में जो है पेशेंट का जीवन ही बदल सकता है। चाणक्य, मैं आपके तरफ आना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो या हमारे दर्शकों को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते तो प्लीज़ दीजिए। सर 2 एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा। एक 8 साल की एक लड़की थी जो हमारे पास आई थी, रात को सोई और अचानक सुबह उसके दोनों पैर जो थे वो काम करना बंद कर दिए थे, जो कि डायग्नोसिस के बाद पता चला कि उसको वो हेरिडिटरी था जो प्रॉब्लम हुआ था, जिसे हम सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी बोलते हैं, कि दोनों पैरों की नसें जो है वो काम करना अचानक बंद कर देती जी। धीरे धीरे करके हमने उसका रिहैब स्टार्ट किया। न्यूरो रिहैब के दौरान उसे बहुत प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े, तो उसका रिहैब जो है वो 1-1.5 साल तक चला। धीरे धीरे करके अपने पैर पे खड़े होने लगी, चलने लगी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लड़की 10 साल की है और अब वो स्कूल जा रही है, खेल रही है। अभी कुछ 2 महीने पहले उसने डांस कंपटीशन में पार्ट भी लिया और उसका 2nd प्राइज भी आया। तो ये एक एग्जांपल होगा कि अगर आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट भी आएगा। और एक दूसरा उदाहरण ऐसे देना चाहूँगा कि 80 साल के एक वृद्ध हमारे पास आए थे जी, जो काम करने में बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। अगर चलना भी रहा तो उनको 2 मिनट लगता था। उस दौरान उनका फॉल हो गया, गिर गए वो और उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई, जिसको उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो साथ में पार्किंसन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से 2 न्यूरो कंडीशंस उनको हुआ, दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रीट भी करना था। तो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो खुद के बल पे खड़े भी है, चल रहे हैं और पूरे भारत भ्रमण पे वो चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अभी उनकी उम्र 83 है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जिस दिन मैं चलने लगूंगा उस दिन से मैं कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा भारत भ्रमण करूंगा। और अब वो शायद लखनऊ या यूपी में कहीं तो है, धीरे धीरे करके अपना जो प्रवास है वो चल रहे हैं। तो बताने की चीज़ है कि उम्र कोई भी हो, अगर आपके पास थोड़ा धैर्य है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और जैसे जैसे हमारी भी फील्ड ग्रो करेगी, हमें भी उतने ही पेशेंट्स दिखाना है जितना आपको पेशेंट्स दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि ये 1 वे ट्रीटमेंट चल रहा है, ये दोनों तरीके से चलता है और दोनों पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों को उतना ही पेशेंस रख के उतना ही रिजल्ट देना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपके मरीज को जो है काफ़ी शुभकामनाएं। वो अगर आपके जैसे थेरेपिस्ट अगर उनके साथ है तो पक्का जो है कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हमने जानी है आज। एक तो इन स्पेशलिटी के बारे में, ये विशिष्ट जो भी ये अलाइड हेल्थ साइंसेस हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत बहुत ही ज़रूरत है। सेकंड, जानकारी के साथ साथ अगर ये थेरेपी हम शुरू करते हैं तो हमें धीरज रखना या संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जैसे अभी चाणक्य ने बताया कि हमें धैर्य रखना, हमें करेजियस होना भी ज़रूरी है। और हमें हमारे मन में अगर ये हौसला हम रखें कि हम ये ठीक हो जाएंगे, जैसे थेरेपिस्ट जो है वो मेहनत लेते हैं उतनी ही मेहनत हम उनको दे, हमारे तरफ से भी अगर उतना ही मोटिवेशन रहा तो काफ़ी बीमारियों पे जो है हम जो है जीत ले सकते हैं। तो चारों विशेषज्ञों को पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आए, आपका अमूल्य
समय हमें दिया है और आपके ये इंटरव्यू के द्वारा ये जानकारी काफ़ी मरीजों तक, काफ़ी लोगों तक पहुंचाने में आपने जो मदद किया है उसके लिए पद्मा शंकर फाउंडेशन आपका आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर।